हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को एज ऑफ रोमांटिसिज्म बताने वाला हूं। उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग को बता दूं, ये जो क्लास है स्पेशली फॉर एमपी सेट और यूसी नेट को टारगेट करके की जा रही है, ठीक है। और उसी में ये हमारी एक क्लास है, ठीक है। अगर आप भी रेवन इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं एमपी सेट या यूसी नेट, तो ज्वाइन कर सकते हैं रेवन इंस्टीट्यूट को। करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड कोर्स बाय कीजिए। कोर्स बाय करने के बाद आपको आराम से कोर्स को आप पढ़ सकते हैं 1 साल तक, ठीक है। जिसमें आप अपने कोर्स को जितने बार पढ़ना चाहें सब पढ़ सकते हैं। उसमें लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेगी और आपको मिलेगी टेस्ट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज ऑफ रोमांटिसिज्म को, ठीक है। जो आपका 1798 से लेकर के 1850 तक रहा, ठीक है। और इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पोएट आए, राइटर आए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं एज ऑफ रोमांटिसिज्म से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो एज ऑफ रोमांटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं तो रोमांटिसिज्म इज द नेम ऑफ अ डोमिनेंट मूवमेंट इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स, पर्टिकुलरली म्यूजिक एंड पेंटिंग इन द पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1850, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो रोमांटिसिज्म है वो साहित्य और अन्य कलाओं को विशेषकर संगीत में एक प्रमुख आंदोलन कह सकते हैं आप, है, ठीक है। और 1798 से 1815 तक इसकी अवधि रही, जिसका जो है चित्रकला जो है प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझना है कि इसमें जो बात की गई है वो एक संगीत की, एक कला की, एक साहित्य की बात की गई है एज ऑफ रोमांटिसिज्म में। स्पेशली इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो समय रहा है, ठीक है, वो समय ऐसा रहा है जो नेचर को मिला के इन्होंने राइटिंग की है, इसलिए इसे एज ऑफ रोमांटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द मेन फीचर ऑफ दिस एज is in importance of self expression and individual feeling. It emphasizes the truth of imagination rather than scientific truth, ठीक है। तो इस युग की जो मुख्य विशेषता रही है, या आप कह सकते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक रही है, वो ये है कि आत्म अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत अनुभूति का महत्व है, ठीक है। ये बहुत बड़ी लाइन है। सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल जो फीलिंग है वो इस युग में दिखती है, इस टाइम पीरियड में दिखती है। यह वैज्ञानिक जो है सत्य की अपेक्षा कल्पना के सत्य पर बल देता है, ठीक है। मतलब ये वैज्ञानिकता, जो वैज्ञानिक सत्य होता है ना, उसकी अपेक्षा जो है कल्पना की पर जो है यहाँ के राइटर जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है। Sally was an atheist while Wordsworth was pantheist. God is everything. अब यहाँ पे देखिए दो राइटर हैं, दिग्गज राइटर हैं अपने समय के एज ऑफ रोमांटिसिज्म के। तो यहाँ पे जो पीवी सैले थे वो एंथिस्ट थे, नास्तिक थे, ठीक है। जबकि वर्ड्सवर्थ जो थे वो सर्वेश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को हमेशा हर चीज मानते थे। पैंथिस्ट मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, एथिस्ट मतलब होता है ईश्वर को ना मानने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थॉमस कैटरटन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थॉमस चैटरटन को इंग्लिश का पहला रोमांटिक कवि जो है वो माना जाता है, ठीक है। मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था एक दिन, ठीक है। और द जर्मन क्रिटिक फ्रेडरिक Schlegel is said to have been the first to use the term romantic for describing a school of poet and writer opposed to the classic, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो जर्मन क्रिटिक हैं, ठीक है, जर्मन जो क्रिटिक है फेडरिक स्लेगल ने सबसे पहले क्लासिक के विरोधी कवियों और लेखकों के स्कूल का जो वर्णन करने के लिए रोमांटिक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। मतलब ये जो उस समय क्लासिकल के जो पोएट थे उनका
अपोज्ड किया गया है और उसका नाम दिया गया रोमांटिक, और यहीं से शब्द निकला रोमांटिसिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो आपको अच्छे से पढ़ के रखना है कि वर्ड्सवर्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है पोएट ऑफ नेचर के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि पोएट ऑफ नेचर कौन है, तो आपको बताना है भैया वर्ड्सवर्थ है। और एसटी कॉलरिज को क्या माना जाता है, तो सुपर नेचुरल पोएट। अगर आपसे पूछा जाए सुपर नेचुरल पोएट रोमांटिसिज्म में कौन है, तो वो एक ही है, एसटी कॉलरिज। ठीक है, वायरन जो है उनको पोएट ऑफ ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैली को पोएट ऑफ लव कहा जाता है। ठीक है, पीवी सैली को क्या कहा जाता है, पोएट ऑफ लव कहा जाता है। जॉन कीट्स को कहा जाता है पोएट ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और स्कॉट को कहा जाता है पोएट ऑफ मिडिएवल लव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोएट ऑफ मिडिएवल लव स्कॉट को कहा जाता है, पोएट ऑफ लव सैली को कहा जाता है, पोएट ऑफ ब्यूटी कीट्स को कहा जाता है, पोएट ऑफ ह्यूमैनिज्म वायरन को कहा जाता है, सुपर नेचुरल पोएट जो है एसटी कॉलरिज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनको आप लोग को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं, पोएट ऑफ नेचर। एसटी कॉलरिज को ये कल मैं आपसे पूछूंगा भी सभी से। ठीक है, सुपर नेचुरल पोएट। वायरन को ह्यूमनिज्म का पोएट कहते हैं, और सैली को कहते हैं लव ऑफ पोएट ऑफ लव। कीट्स को कहते हैं पोएट ऑफ ब्यूटी। स्कॉट को कहते हैं पोएट ऑफ मिडिएवल लव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वॉर ऑफ पीटरलू ऑक्योर्ड इन 1819। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म में ही के समय पर ही जो पीटरलू का जो कह सकते हैं वॉर हुआ था, वो इसी समय पे हुआ था। एफएल लुकास गेव 11,396 डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफएल जो लुकास हैं, इन्होंने जो द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडिया में जो रोमांटिक की कितनी सारी डेफिनेशन दी हैं, तो 11,396 दी हैं। ठीक है, यहाँ पे विक्टर हैगो हैं। विक्टर हुगो कॉल्ड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। ठीक है, तो यहाँ पे विक्टर हुगो ने कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म जो है उसमें लिबरलिज्म इज लिटरेचर। जो विक्टर हुगो हैं उनको रोमांटिसिज्म का क्या कहा जाता है भैया, लिबरलिज्म इज लिटरेचर कहा जाता है। ठीक है, साहित्य में उदारवाद। ठीक है, किसको कहा जाता है, विक्टर हुगो को। ठीक है, इनके बारे में हम विशेष आगे पढ़ेंगे। गॉथ गॉथ सेड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, क्लासिक्स इज हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे गॉथ जो है उन्होंने रोमांटिसिज्म को बताया है बीमारी, एंड क्लासिक को बताया है हेल्थ। ठीक है, तो जो क्लासिज्म था, मतलब जो रोमांटिसिज्म के पहले चल रहा था वो क्लासिज्म था। ठीक है, तो ये गॉथ जो होंगे वो पक्का क्लासिकल के होंगे, इसलिए इन्होंने रोमांटिसिज्म को डिसीज बताया है और रोमांटिक क्लासिक को हेल्थ बताया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि ये जो लाइन है वो किसने कही, तो गॉथ ने कही, या गॉथ ने किस लाइन को कहा, तो ये कहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप लोग को ध्यान से पढ़ना होता है, जानना होता है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे हम ऑफ करेंगे। आपको एक बार फिर से दूसरी क्लास में जुड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़ना है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, तो आपको ये क्लास यहीं पे ऑफ होगी, देन नेक्स्ट क्लास फिर से आप ज्वाइन करना है, कौन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर कोई भी एमपी सेट यूसी नेट का इंग्लिश लिटरेचर से तैयारी करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रेवान स्टूड ऐप डाउनलोड करना है, देन वहां पे इस कोर्स को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आपको 2 मिनट में फिर से क्लास को जुड़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।